और चलिए 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से दिखाएंगे। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। सूरत में पैकेजिंग फैक्ट्री की आग में रेस्क्यू का महा ऑपरेशन चल रहा है। 125 लोगों की बच गई जान। तो वहीं केरल में एनडीआरएफ के जवानों का कारनामा देखने के लिए मिला है। बाढ़ प्रभावित इलाके से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में थमी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोई भी मौत का मामला नहीं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। इंग्लैंड के साथ आज भारत का प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। तो लंच टाइम में आज बात देश के दम की सरहद को महफूज रखने के लिए आर्मी ने ऐसा इंतजाम किया है जिसके आगे दुश्मन के सारे इरादे ध्वस्त हो जाएंगे। अब इस चौकसी को हवाई सिपह सलाहकारों का साथ भी मिल गया है। असम में अब आर्मी की चौकस निगाहें आसमान से भी दुश्मन पर नजर रखने वाली हैं। आर्मी की सुरक्षा का दायरा अब जमीन से बढ़कर आसमान तक पहुंच गया है। जमीन पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली इंडियन आर्मी अब आसमान में भी सुरक्षा का चक्रव्यूह रच रही है। पहले भी थल सेना ने कई ऑपरेशंस में अपनी आसमानी क्षमता दिखाई है, लेकिन दुश्मन की बढ़ती चुनौती को नेस्तनाबूद करने के लिए थल सेना ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। असम के मिसामारी आर्मी एविएशन बेस में थल सेना ने हेरोन मार्क 1 ड्रोन की तैनाती चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए की गई है। भारत ने ये ड्रोन इजराइल से खरीदा है। ये ड्रोन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 200 से 250 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हैं और एक बार में 30 से 40 घंटे तक लगातार आसमान में निगरानी कर सकता है। इस ड्रोन की मदद से सेना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन सेना की तैयारियों, उनकी हरकतों पर नजर रख सकती है। ये ड्रोन दुर्गम क्षेत्रों में सेना की आंख की तरह काम करता है। सीमा पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कदमों पर नजर रखने के लिए ये बहुत मददगार है, इसलिए इसे असम के मिसामारी में तैनात किया गया है। ये एयरक्राफ्ट दिन में, रात में, अच्छे वेदर में, बैड वेदर में भी आपको कंटिन्यूअस फीड दे सकता है। ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है एंड 30,000 फीट पर फ्लाई करने के बाद भी 200 किलोमीटर्स जहां से उड़ा है वहां से 200 किलोमीटर दूर तक जाकर आपको 24 से 30 आवर्स तक कंटिन्यूअस वीडियो फीड ग्राउंड पर दे सकता है। 1 नवंबर 1986 को थल सेना की एविएशन ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। इस ब्रिगेड ने देश ही नहीं विदेशों में भी कई मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस ब्रिगेड में चीता, चेतक और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें ध्रुव हेलीकॉप्टर का अलग ही स्थान है। इस हेलीकॉप्टर में डबल इंजन तो है ही, साथ ही ये ज्यादा वजन भी उठा सकता है। First of all, multi-engine aircraft, so we have a safety feature added. Apart from it, everything which is there in this aircraft is dual. I mean a redundancy, which is a safer part for us. Plus, it has a load carrying capability which is far beyond what the earlier aircrafts we have in Indian Army. ध्रुव हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के विकास का ऐलान नवंबर 1984 में किया गया था और इसने पहली बार 1992 में उड़ान भरी थी। हालांकि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद डिजाइन में बदलाव, बजट और भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से इसके आसमान में उड़ान भरने की तारीख काफी लंबी हो गई। लेकिन जब पूरी तरह से भारतीय हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान में धमक जमाई तो पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना। इसलिए तो भारत कई देशों को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव निर्यात कर रहा है। चीन से लगती सीमा पर भी ध्रुव के साथ रुद्र हेलीकॉप्टर की तैनाती है, जिससे रसद समेत सैन्य साजो सामान की आपूर्ति भी की जाती है। थल सेना को आने वाले दिनों में हेरोन मार्क 2 ड्रोन भी मिलने वाले हैं, जिससे भारतीय थल सेना की ताकत और बढ़ जाएगी और वो सीमा पर दुश्मन की एक-एक हरकत पर नजर रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए लगातार आसमान में भी भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है और हाल ही में शगुफ्ता हमने देखा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स डे पर भी गड़गड़ाते हुए हमारे जो विमान है आसमान में ये दर्शा रहे थे कि दुश्मन की हर एक चाल को वो नाकामयाब कर सकते हैं। एक संदेश देने की कोशिश की गई है, तमाम जो दुश्मन है बच के रहना आप। और चलिए, चीन ना केवल चालाक है बल्कि
शातिर भी है। तो ऐसे चीन के लिए भारत ने एक अचूक काट निकाली है। LAC पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी है। इसके लिए सेना खुद को नॉन लीथल वेपन के साथ लैस कर रही है। ये ऐसे हथियार हैं जो चोट तो गहरी करते हैं, लेकिन ये हथियार जानलेवा बिल्कुल नहीं। देखिए सेना के इन नए हथियारों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिकों को चारों खाने चित्त करने के लिए भारतीय सेना को मिल चुका है नॉन लेथल वेपन, यानी वो हथियार जो नुकसान तो जबरदस्त पहुंचाते हैं लेकिन घातक नहीं होते, जान नहीं लेते। साल 2020 में लद्दाख सरहद पर गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। खासतौर से कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया गया, भाले का इस्तेमाल किया गया, टेजर का इस्तेमाल किया गया और अब उस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार हैं। ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिनसे मुकाबला किया जाए। वज्र, त्रिशूल, ग्लव्स, दंड, भद्र। हथियारों की ये नाम सुनने में जितने साधारण लग रहे हैं, इनका काम उतना ही असाधारण है। इन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना न सिर्फ आत्मरक्षा में कर सकेगी, बल्कि दुश्मनों को धराशायी भी करेगी। सबसे पहले बात वज्र की। ये एक कांटेदार डंडा है जो चीन के कांटेदार तार लगे डंडे का जवाब है। यह बैटरी से ऑपरेट होता है। स्विच ऑन करते ही इसकी पूरी सतह पर बिजली दौड़ती है। इससे न सिर्फ दुश्मन को बेहोश किया जा सकता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को पंक्चर भी किया जा सकता है। हमने पहला वेपन बनाया जिसका नाम है वज्र। ये बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट है जिसमें कि करंट दौड़ती है और साथ ही साथ इसमें मेटल स्पाइक्स लगे हैं आगे की तरफ और पूरे बॉडी पे, जो कि इन दुश्मनों को टेज करने के अलावा, उन्हें दूर भगाने के अलावा, साथ में आप उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और उनके जो भी हथियार है उन्हें पंचर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें दूर कर सकते हैं। ये एक खास तरह का लाठी इसको कह सकते हैं, मेटल की लाठी है और इसी तरह के कुछ लाठियों का इस्तेमाल, कांटेदार लाठियों का इस्तेमाल चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ किया था और अब इस तरह की अगर कोई घटना होती तो उससे मुकाबले के लिए ये कांटेदार लाठी तैयार की गई है और इस तरह से बटन प्रेस करने पर इसमें बिजली का प्रभाव होगा और जो भी सामने दुश्मन होगा वो कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है, तो बिजली का तेज करंट इस तरह से लगेगा। पौराणिक काल से इस्तेमाल होता आया पारंपरिक हथियार त्रिशूल, जिसे शिव का हथियार माना जाता है, अब देश के दुश्मनों का काल बनेगा। त्रिशूल एक बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है। त्रिशूल की नोक इस कदर पैनी होती है कि इंसान के शरीर से पल भर में आर पार हो जाती है। इस त्रिशूल में करंट बहाकर इसे और घातक बना दिया गया है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है और जब ये 2.5 किलो का त्रिशूल दुश्मन पर पड़ेगा तो उसका चित होना तय मानिए। पिछले साल लद्दाख सरहद पर जांगला रिजगला की पहाड़ियों पर जब भारतीय सेना पहुंची थी तो उस दौरान भी चीनी सेना ऐसे कई तरह के पारंपरिक हथियार लेकर आई थी और अब भारतीय सेना ने मुकाबले के लिए सुरक्षा बलों ने तैयार किए हैं। खासतौर से ये त्रिशूल जो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को, किसी भीड़ को आसानी से भगा सकता है। अगर इसका उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो वो एक तरह से कुछ समय के लिए हो सकता है। चीनी सैनिकों को जोरदार पंच देने के लिए ग्लव्स भी तैयार हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहद कारगर हथियार है। इसे नॉर्मल ग्लव्स की तरह पहन सकते हैं। इसे सैपर पंच कहते हैं, यानी बिजली वाला ग्लव्स। लद्दाख से अरुणाचल तक जब भी भिड़ंत हुई, चीनी सेना आमने सामने की लड़ाई में ऐसे ही गैर घातक हथियारों से हमला बोलती रही, लेकिन अब इन सैपर पंचों से भारतीय सेना दुश्मनों को धराशायी कर सकती है। ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये इसका बटन है जहां से इसको प्रेस करने पर एक करंट इसमें से निकलेगा और इसकी एक बैटरी है जो करीब 8 घंटे तक चल सकती है और अगर जिस तरह के आमने सामने के मुकाबले में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इस तरह से ये प्रेस करने पर, यानी कि दोनों बटन को जोड़ने पर ये करंट मिलेगा और ये इस पंच का इस तरह से इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो सकता है।
तो ये कह सकते हैं कि जैसे को तैसा, क्योंकि अगर जो सामने दुश्मन अपने पारंपरिक और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जो अभी वर्तमान में चलन में नहीं है, तो उनसे मुकाबले के लिए भारतीय सेना ने भी चीनी सेना को, सुरक्षा बलों ने उसी की दिशा में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। ये सारे हथियार पूरी तरह मेड इन इंडिया। भारतीय सेना को इन हथियारों से लैस करने की जरूरत 2020 के बाद महसूस हुई, जब लद्दाख में गलवान की खूनी भिड़ंत में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार तार लगे डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। उस भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हुए, जबकि हमारे जवानों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। और अब अगर कोई ऐसी भिड़ंत होती है तो भारत के जवान दुश्मनों को दंड देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय सेना का नया हथियार है दंड, जिसके 2 वर्जन हैं, और दंड 2, यानी जरूरत के मुताबिक छोटे और बड़े दंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्लास्टिक बेटन है, वाटरप्रूफ है, इसमें भी बिजली दौड़ती है। इसका इस्तेमाल 4 से 6 घंटे तक लगातार किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये एक सेफ्टी स्विच से ऑपरेट होता है, यानी कि अगर हाथापाई के दौरान दुश्मन दंड छीन भी लेता है तो उसे ऑपरेट नहीं कर सकेगा। और अब एक और हथियार जो नज़दीक की लड़ाई में जब दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था हो रही हो उस दौरान उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये भद्र है, यानी कि एक सील्ड है जिसमें भी बिजली का प्रवाह है। ये किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, एक नॉर्मल शील्ड भीड़ से बचने के लिए, जब पथराव होता है, सामने वाले दुश्मन अगर पथराव कर रही हो या फिर कुछ पत्थर या कुछ भी फेंक रही हो आपके तरफ, उस चीज़ से बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बचाव के अलावा आप सामने वाले दुश्मन को दूर भी हटा सकते हैं। इसमें भी इस पूरे सरफेस के ऊपर करंट दौड़ रहा है, साथ ही साथ अगर रात है या दिन है, सामने वाला दुश्मन अगर इसकी तरफ देख रहा है तो इसमें एक लाइट जलती है जो उसे कुछ क्षणों के लिए अंधा कर देगी, और इसमें भी करंट दौड़ता है। ये जो ढाल है और जो डंडा है, दोनों से इस वक्त करंट निकल रहा है। जब सामने भीड़ या दुश्मन बड़ी ज़्यादा संख्या में आपकी तरफ आ रहा हो उस दौरान इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ढाल और डंडे दोनों से करंट निकलेगा और दुश्मन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, उसे आप आसानी से पीछे धकेल सकते हैं। चीनी सैनिक लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। तिब्बत के पठार इलाके में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीज या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन तिब्बती लड़ाकों के जरिए भारत से 2-2 हाथ करने की फिराक में, लेकिन अब भारत उसे उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नॉन लेथल वेपन से लैस है। मंजीत नेगी, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़ा हम करेंगे। बिल्कुल, और इसी चालाकी से, जो कि दुश्मन देशों की चालाकी होती है, उससे निपटने के लिए ये सभी वेपन्स कितने ज़्यादा कारगर हैं, ये हमने आपको विस्तार से अपनी रिपोर्ट में समझा दिया है। अब चलिए सीमा सुरक्षा बल के बाइकर्स दस्ते का शौर्य और पराक्रम भी आपको दिखाते हैं। आप भी इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ है, देखिए जरा। जंग के मैदान में इन हाथों को हथियार बनते देखा है, दुश्मन का काल बनते देखा है, तो इन्हीं हाथों को खेल के मैदान में स्टंट करते देखा है। बाइक पर जांबाजी दिखाते देखा है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ग्वालियर के जश्न को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। बीएसएफ के जांबाजों की बाइकर्स टीम ने डियर डेविल शो करके अपने शौर्य और जांबाजी का प्रदर्शन किया।
मोटरसाइकिल बाइक राइडिंग टीम ने अपने हैरत अंगेज करतब से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जवानों ने चलती बाइक पर ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि वहां मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। एक दूसरे को क्रॉस करते बाइकर्स ने गजब की टाइमिंग और परफेक्शन दिखाया। कभी एक अकेले जवान ने बाइक पर करतब दिखाया, तो कभी एक ही बाइक पर कई जवानों ने अलग अलग फॉर्मेशन में हैरत अंगेज स्टंट किए। लैडर क्लाइंबिंग, बाइक मार्च, राइफल एक्ट, पिरामिड एक्ट जैसे स्टंट के जरिए जवानों ने वीरता के साथ अपनी कलाबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जवानों की जांबाजी देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेना और डॉग स्क्वाड भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। अपने ट्रेनर के इशारों का अनुसरण करते हुए डॉग्स ने दिखाया कि वो बीएसएफ के लिए क्यों इतने अहम है। देखिए कैसे ऊंची गाड़ी की छत पर ये कैसे पलक झपकते छलांग लगाकर चढ़ जाते हैं। पुलिस हो, सेना हो या बीएसएफ, खोजी कुत्तों का रोल काफी अहम हो गया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, ड्रग्स की बरामदगी में डॉग स्क्वाड ने अपनी काबिलियत कई बार साबित की है। इन आर्मी डॉग्स की अहमियत का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्हें सेना में रैंक भी दी जाती है। और ये दोनों प्रदर्शन इसीलिए किए गए ताकि यहाँ के ग्वालियर के नागरिक जागरूक रहें कि सीमाओं पर सुरक्षा देने के साथ साथ बीएसएफ के जाबाज किस प्रकार से मुस्तैद रहते हैं, तैयारी करते हैं अपने, और अपने ट्रेनिंग को कितना महत्व देते हैं ताकि आने वाले किसी भी चुनिंदा चैलेंज को हम पूरा कर पाएं। ये डेयर डेविल शो इस बात का संकेत है कि बीएसएफ सीमाओं पर मुस्तैद है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीएसएफ का ये दस्ता पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई है। साल भर चलने वाले इस शो का समापन अगले साल 15 अगस्त को श्रीनगर में होगा। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए शगुफ्ता, मैं तो हैरान रह गई, इतने हैरत अंगेज करतब यहाँ पर ये जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए इसके पहले हमने देखा कि इस तरह से आसमान में हमारी ताकत बढ़ रही थी, अब इस तरह का कमाल सेना भी दिखाती हुई नजर आ रही है। रोमिता, अगर हम लाइव विटनेस करें इसको जाकर तो और भी मजा नहीं आएगा, है ना? अलग एडवेंचर अलग तस्वीरें होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं केरल में इन दिनों भारी बारिश की वजह से कुछ इलाके प्रभावित हैं। इन इलाकों में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आ गए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर दिए हुए हैं। केरल को कुदरती आपदा से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक एक जान की कीमत है, जिसे बचाने के लिए सेना दिन रात जुटी हुई है। मूसलाधार बारिश जान पर आफत बनकर आई है। नदियां उफान पर हैं। सैलाब पूरे इलाके को जलमग्न करने पर आतुर है। तबाही के इस मंजर के बीच मौत से जिंदगी की जंग लगातार जारी है। देवदूत बने जवान अपनी जान की परवाह न करके लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की कई टीमों को भी लगाया गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर केरल के मध्य और दक्षिणी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल वायनाड पहुंचकर बचाव कार्यों में जुटा है। बेंगलुरु से इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी मुंडकैम और कुटीकल पहुंच चुका है। अब तक सेना की कुल 3 टुकड़ी को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। वायुसेना स्टेशन शंगमुधम में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं।
में भारी बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोट्टयम में नदी का पानी देखते ही देखते कई फीट तक ऊपर चढ़ गया। तबाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोट्टयम को इडुक्की से जोड़ने वाले इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का सैलाब इस नदी में इतनी तेज आया, बड़े बड़े पेड़ों को अपने साथ लेकर के आया। कितने पुल तो इसने पीछे तोड़ दिए, जो रहा सहा हिस्सा आगे की ओर था उस सब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये पुल का कंक्रीट हिस्सा तो बच गया है, लेकिन इसके किनारे जो थे, जो इसको सुरक्षित बनाते थे, वो किस हाल में हैं, इन तस्वीरों से बेहतर समझा जा सकता है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं इस नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे, वो आखिर आंकड़ा 9 तक अब तक क्यों सामने आया, जो कि बढ़कर ज्यादा भी हो सकता है। कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों से अगर आप समझिए कि जो किनारे रह रहे थे, पानी का जो स्तर है वो जब 40 फीट से ऊपर चला गया तो किस हाल में रहे होंगे, बचना कितना मुश्किल रहा होगा। सारी एजेंसियों को लगा दिया गया है राहत बचाव कार्य पर। जो लोग गुमशुदा हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती है खराब मौसम, क्योंकि बरसात रुक रुक कर और कई बार बहुत तेजी से लगातार हो रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में आए पक्के मकान भी ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर गए। कवली में सेना ने मलबे में दबी 3 जानों को सुरक्षित बाहर निकाला। चुनौती काफी है क्योंकि मलबे की वजह से जेसीबी को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। कोट्टयम में बारिश अब भी जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी है। कोट्टयम के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत इडुक्की में है। लोगों के घर गिर गए हैं, सड़कों पर बने छोटे पुल टूट चुके हैं। पानी के साथ आया मलबा रिहायशी इलाकों में फैल चुका है। पतनामथिट्टा में भी तूफानी बारिश से हजारों घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मनियार डैम से पानी छोड़ने के बाद इस इलाके में बाढ़ का पानी भर चुका है। कोच्चि में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम समेत इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम में बचाव दल ने 6 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया। बचाए गए लोगों में एक 22 दिन का मासूम भी शामिल है। ये सभी घर गिरने के बाद मलबे में दब गए थे। केरल के आसपास के राज्यों में भी हालात गंभीर होने की आशंका है। बाढ़ और बारिश ने तमिलनाडु में तबाही मचानी शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में बारिश के बाद झरने में इतना पानी आ गया कि लोगों को आसपास से हटना पड़ा। बेशक हालात विकट हैं, लेकिन इन विपरीत हालात में सेना और एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। उम्मीद है कि इस कुदरती आपदा से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। केरल से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात हम मुंबई की करेंगे। मुंबई के लिए राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की रफ्तार यहां पर अब थमती हुई नजर आ रही है। महीनों बाद मुंबई में एक ऐसा दिन आया है जब 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से जान नहीं गई है। मुंबई की बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना ने महाराष्ट्र में ही तबाही मचाई थी। देखिए खास रिपोर्ट। थम रही है कोरोना की रफ्तार। देश को मिलने लगी है राहत की सौगात। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा तो देश को एक के बाद एक गुड न्यूज मिलने लगी। वैक्सीनेशन की फुल स्पीड से अब इस महामारी के खिलाफ जंग में कामयाबी मिलती नजर आ रही है। सबसे बड़ी गुड न्यूज मुंबई से आई है, जहां रविवार को 24 घंटे में किसी भी मरीज की कोरोना की वजह से जान नहीं गई। बड़ी बात तो ये भी है कि पिछले 1.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। मुंबई में रिकवरी रेट 97% तक पहुंच चुका है। पूरे देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 14,146 नए मामले ही सामने आए हैं। 7 महीने बाद देश में नए मामले घटकर 14,000 तक पहुंच चुके हैं। बीते 229 दिनों में ये सबसे कम मामले हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण अभियान काफी तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। देश में 97 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का सुरक्षा कवच मिल चुका है। बहुत जल्द कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ को पार कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की बुलेट रफ्तार से उम्मीद है कि जल्द ही देश कोरोना की जंग में फतह हासिल करने के करीब पहुँच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई के लिए तो ये गुड न्यूज़ सामने आई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही टीकाकरण का आंकड़ा भी 100 करोड़ के पार हो जाए और हमारे देश को इसमें राहत मिले। क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल, देखिए लगातार हम गुड न्यूज़ दे रहे हैं अपने दर्शकों को। एक और गुड न्यूज़ है, दरअसल कोरोना का कहर थमने के बाद अब जिंदगी जो है वो अपनी पुरानी रफ्तार पर लौटती हम देख सकते हैं। लोग अब पहले जैसे घूमने फिरने और खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के बाद सोने की मांग में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश ही नहीं, दुनिया भर में भारत के जेम्स और ज्वेलरी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें और तेजी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन मैं रोमिता से जानूंगी, खरीदारी करने जाओगी? गोल्ड में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल हूँ, और ये तो बड़ी अच्छी खबर है जिस तरह से आपने बताया कि लोग अब खुलकर बाहर आ रहे हैं, पहुंचेंगे बाजारों में, तो कारोबार को भी रफ्तार मिलेगी और अल्टीमेटली फिर हमारी अर्थव्यवस्था को भी इससे रफ्तार मिलेगी। देखिए जरा रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से गोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है। लोगों में सोने के प्रति प्रेम फिर से जागने लगा है। निवेश के सबसे पारंपरिक विकल्प में यूं तो भारतीयों को हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लेकिन इस बार कोरोना की विदाई के बाद जिस तरह की आर्थिक रिकवरी हुई है, उससे गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने की लोगों में होड़ सी मच गई है। सोने की इस मांग को कोरोना काल के मुकाबले घटे सोने के 20% दाम ने भी मजबूत सहारा दिया है। इसका नतीजा है कि सितंबर में 91 टन सोने का आयात हुआ, जबकि सितंबर 2020 में केवल 12 टन सोने का आयात हुआ था। वहीं सितंबर 2019 में 26 टन सोने का आयात हुआ था। सोने की कीमतों में कमी के साथ ही इस साल त्योहारों और शादियों के मौसम में बेहतर मांग की संभावना ने गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। गोल्ड की डिमांड बढ़ने के साथ ही भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। इस तेजी से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को इस साल तय किए गए निर्यात लक्ष्य के हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है। सितंबर में जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात 29.67% बढ़कर 23,500 करोड़ के पार पहुंच गया है। सितंबर 2020 में करीब 18,000 करोड़ की जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात हुआ था। वहीं सितंबर 2019 में करीब 23,500 करोड़ की जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया था। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक तेजी का ये सिलसिला फेस्टिव सीजन में और भी बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही अप्रैल सितंबर के दौरान चांदी की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी 48% बढ़कर करीब 9,500 करोड़ रुपए रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, कोरोना की वजह से रोमिता, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था पर एक लगाम लग गई थी, वो भी वापस पटरी पर लौटती हुई देख सकते हैं। और सोना महिलाओं का एक फ्रेंड भी है। गोल्ड जैसे हीरे की बात करते हैं, हीरे बेस्ट फ्रेंड्स है, सोना भी फ्रेंड है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो ये बिल्कुल अलग सी ही बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। देखिए, सिर्फ सोना ही नहीं, खुशखबरी रियल एस्टेट बाजार से भी सामने आ रही है। प्रॉपर्टी की बिक्री के लिहाज से सबसे शुभ माने जाने वाले नवरात्रों में ग्राहकों ने जमकर घरों की बुकिंग कराई है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि नवरात्र के दौरान देश के तमाम बड़े रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी की बिक्री 5 साल में सबसे ज्यादा रही है। फेस्टिव सीजन हर एक सेक्टर के लिए गुड न्यूज की बौछार कर रहा है। फेस्टिव सीजन का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस बार का त्योहारी मौसम कुछ ज्यादा ही शानदार साबित हो रहा है। नवरात्र के साथ शुरू हुए फेस्टिव सीजन में मुंबई, कोलकाता और एनसीआर में घरों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की स्टडी के मुताबिक 8 दिनों में मुंबई में 3,205 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी नवरात्र में रोजाना 400 फ्लैट्स की बिक्री हुई है। जबकि अगस्त में 219 और सितंबर में रोजाना 260 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक ये बीते 5 साल का सबसे बेहतरीन फेस्टिव सीजन रहा है। रियल एस्टेट के जानकारों का भी मानना है कि अगर आर्थिक गतिविधियों में इसी तरह से तेजी बनी रही तो आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी मार्केट में और भी तेजी आ सकती है। वहीं एनसीआर में भी प्रॉपर्टी की बिक्री में भरपूर तेजी आने का अनुमान है। त्योहारी सीजन की तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर में 16,000 नए घरों की बिक्री हो सकती है, यानी 2020 की फेस्टिव तिमाही से घरों की बिक्री 50% ज्यादा रह सकती है। जानकारों के मुताबिक कोरोना के बाद देश के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तेज डिमांड आई है। त्योहारी सीजन को लोग घरों की तलाश के हिसाब से बेहतरीन मौका मान रहे हैं। सस्ती प्रॉपर्टी, सस्ता होम लोन और त्योहारों के ऑफर्स घर खरीदारों को लुभा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर ग्राहक रेडी टू मूव इन घरों की तलाश कर रहे हैं, जिससे वो तुरंत अपने सपनों के आशियाने में इस फेस्टिव सीजन में गृह प्रवेश भी कर सके। आदित्य के राणा, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए रोमिता, अच्छी बात यह है कि कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार धीमी पड़ रही है। केस जो हैं देश में वो लगातार कम होते जा रहे हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने दस्तक देना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद पर्यटन स्थल जो है वहाँ पर स्थानीय कारोबारी जो हैं उनके चेहरे पर मुस्कान जो है वापस लौटने लगी है। और यही नहीं, सैलानियों की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई है। बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सैलानी कि कब वो रौनक वापस लौटेगी। रोहतांग पास के आसपास आसमान से बर्फ के फाहे गिरते देख देश और दुनिया से यहाँ पर पहुँचे सैलानी काफ़ी खुश हो गए हैं, चहक उठे हैं और खूब मौज मस्ती भी कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी शुरू होने के बाद प्रशासन ने पर्यटकों के आने जाने पर भी रोक लगा दी है। और दूसरी तरफ रोमिता, सोनमर्ग और गुलमर्ग के जो इलाके हैं वहाँ भी बर्फबारी आप देख सकती हैं, जिससे वहाँ पर इस साल सैलानियों के जल्दी ही पहुँचने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। कोरोना काल में पर्यटन उद्योग को जैसे झटका लगा था, शायद इस बार वैसा ना हो। बिल्कुल, और तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत, क्योंकि सैलानी यहाँ पर काफ़ी खुश हैं इस नज़ारे से। तो अंतरिक्ष में कामयाबी की इबारत लिखकर रूस का फिल्म क्रू धरती पर लौट आया है। 12 दिनों की इस यात्रा के दौरान रूसी क्रू ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग की है। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सफल अभियान के साथ ही अंतरिक्ष टूरिज्म के साथ साथ अब फिल्म शूटिंग के लिए भी खुल चुका है। अंतरिक्ष में इंसानी हसरतों को एक नया आसमान दिखाकर रूसी फिल्म क्रू जमीन पर लौट आया है। And there's Yulia Parasild, the Russian actress. रूसी एक्ट्रेस यूलिया पैरासिल्ड और निर्देशक क्लिम शिपेंको अंतरिक्ष में 12 दिनों की ऐतिहासिक शूटिंग कर धरती पर लौट चुके हैं। इनके साथ अनुभवी अंतरिक्ष यात्री ओली नोवित्स्की भी वापस लौटे हैं, जो 191 दिन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद थे। ये अंतरिक्ष यात्रा ऐतिहासिक इसलिए भी है कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी फिल्म की शूटिंग की गई है। पहली बार किसी एक्ट्रेस ने अंतरिक्ष में एक्टिंग की है। पहली बार किसी डायरेक्टर ने स्पेस में डायरेक्शन किया है। इस दल की स्पेस शटल ने रविवार सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:45 पर अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान भरी। करीब 3.5 घंटे बाद सुबह 10:05 पर सोयूज MS-18 अंतरिक्ष यान ने कजाकिस्तान में सफल लैंडिंग की। इस रूसी फिल्म क्रू ने अंतरिक्ष में 12 दिन तक चैलेंज फिल्म की शूटिंग की है। इस दौरान चैलेंज के अलग अलग सीन फिल्माए गए हैं। ISS पर 35 से 40 मिनट लंबे एक सीक्वेंस को फिल्माया गया है। इस चैलेंजिंग शूटिंग के लिए फिल्म की टीम को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। ये फिल्म एक ऐसी महिला डॉक्टर की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरती है, जिसे अंतरिक्ष में ही तत्काल ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। फिल्म के इस सीन में ISS पर मौजूद कॉस्मोनॉट एंटो शाकाप्लेरोव और प्योत्र डुब्रोव ने भी कैमियो रोल किए हैं। रूसी एक्ट्रेस यूलिया पैरासिल्ड और फिल्म डायरेक्टर फिल्म शिपेंगो ने अंतरिक्ष यात्री एंटोन शिकाप्लेरोव के साथ 5 अक्टूबर को कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में रूस की इस उड़ान और वहां फिल्म की शूटिंग ने हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2020 में नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक फिल्म की अंतरिक्ष में शूटिंग करने की घोषणा की थी। लेकिन अमेरिकी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए रूसी चैलेंज ने बाजी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक का वक्त है, क्योंकि हम दोनों आपको परोसेंगे और भी डिशेज अभी। बिल्कुल, और आपको ऐसे वीडियोस भी दिखाएंगे जो आपके टाइम को कर देंगे और ज्यादा गुड।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्ही सी बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बच्चे किसी एयरपोर्ट पर है। बच्ची की चाची को फ्लाइट पकड़नी है। वो सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन बच्ची एक बार फिर से उनसे मिलना चाहती है। वो गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को इशारे से अंदर जाने की अनुमति मांगती है और इसके बाद दौड़ते हुए अंदर जाती है और उसकी चाची उसे गोद में उठा लेती है। नन्ही बच्ची का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और खूब शेयर भी किया जा रहा है। नूडल्स खाने का कंपटीशन हो तो इन डॉगी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन्हें नूडल इतना पसंद है कि अपना नूडल खत्म करने के बाद दूसरे की पेट पर भी हाथ मारने लगते हैं। इस डॉगी का नूडल खाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है, खूब वायरल हो रहा है। डॉगी के मालिक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब ये वीडियो लोग भी शेयर कर रहे हैं। देखिए, अपने मालिक से कई दिनों के बाद मिलने की खुशी क्या होती है, ये इस चिंपैंजी की हरकतें बता रही हैं। अपने मालिकों को देखकर चिंपैंजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने मालिक को देखते ही वो दौड़ते हुए मालिक के पास जा पहुंचा और उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। और अनुशासन, जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप एक डॉगी से सीख सकते हैं। क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, ऐसा ही वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। सारे डॉगी एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मालिक जिस डॉगी का नाम पुकार रहा है, बस वही डॉगी आगे आ रहा है। अपने मालिक की तरफ टकटकी लगाए सभी डॉगी अपने नाम पुकारने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग ऐसी है कि कोई भी डॉगी अनुशासन तोड़ने को तैयार ही नहीं है। Joey, Reef, Tsunami, Frenzy. तो चलिए, ये वो वीडियोस थे जो आपका दिन बना देंगे। और अब बात कुछ और खबरों की करेंगे। क्रिकेट में कुछ उथल पुथल है क्या शगुफ्ता? बहुत बड़ी उथल पुथल है। महाकुंभ की बात करेंगे। दरअसल क्रिकेट के महाकुंभ यानी T20 विश्व कप की तरफ आपको लेकर चलते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन ओमान और UAE में किया जा रहा है, लेकिन इसका होस्ट भारत और BCCI है। क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट यानी T20 के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। दुनिया भर की क्रिकेट टीमों के बीच ICC 2020 वर्ल्ड कप के खिताब की जंग शुरू हो चुकी है। अभी पहले राउंड के मैच खेले जा रहे हैं, जबकि बड़ी टीमें अभ्यास मैच खेलने में व्यस्त हैं। टीम इंडिया आज अंग्रेजों के खिलाफ अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। किंग कोहली की कप्तानी में आज टीम इंडिया अपना पहला अभ्यास मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ये वार्म अप मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में मेन मुकाबले खेलने से पहले 2 अभ्यास मैच खेलेगी। पहला प्रैक्टिस मैच इंग्लैंड से आज, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को होगा। इंग्लैंड के साथ हुए T20 मुकाबले के आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी है। भारत इंग्लैंड की टीमें 19 बार T20 मैच में आमने सामने हुई हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 T20 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की अब तक 3 बार टक्कर हुई है। टीम इंडिया के लिए ये मैच इसीलिए भी अहम है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ने से पहले कुछ सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता हार्दिक पांड्या का बॉलिंग ना करना है। IPL 2021 में हार्दिक ने बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं की है। अगर ऐसा ही रहा तो उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में क्या हार्दिक पांड्या आने वाले दोनों वार्म अप मैचों में बॉलिंग करेंगे, ये देखने लायक होगा। इसके अलावा ओपनिंग को लेकर भी वार्म अप मैच में कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। IPL में KL राहुल की फॉर्म शानदार रही। इसके अलावा टीम में ईशान किशन की भी एंट्री हुई है। तो टीम इंडिया ओपनिंग में किसे आजमाना चाहेगी, ये देखना होगा। क्या रोहित शर्मा और KL राहुल ओपनिंग करेंगे या फिर रोहित विराट, रोहित ईशान की जोड़ी को अपनाया जाएगा? बॉलिंग को लेकर बात करें तो कप्तान विराट कोहली वार्म अप मैच में अश्विन जडेजा की जोड़ी को आजमाते हैं या फिर राहुल चाहर वरुण चक्रवर्ती जैसे युवाओं को मौका देते हैं, ये भी खास होगा। राहुल और वरुण ने IPL में बेहतर प्रदर्शन किया है। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर साबित हुए हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले सुपरहिट मुकाबले से पहले टीम इंडिया को अपनी इस टेंशन को दूर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए गुड न्यूज़ ये रोमिता की वर्ल्ड कप का आयोजन, और फख्र वाली बात ये कि भारत इसका आयोजन करेगा। बिल्कुल, और देखिए अभी अभी आईपीएल का रोमांच खत्म हुआ है और अब T20 का रोमांच शुरू होने जा रहा है। तो चलिए वेट करिए, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं कि कब इसका आगाज होता है। T20 में विश्व चैंपियन बनने के 14 साल के सूखे को खत्म करने का सबसे बड़ा मौका इस बार आया है। खिताब पर फिर से कब्जा जमाने का ये गोल्डन चांस है। भारतीय टीम जब पहली बार T20 की चैंपियन बनी थी तो आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी उसके कप्तान थे। देखिए महेंद्र सिंह धोनी हैं, अपने माही हैं वो। इस बार भी माही टीम इंडिया के साथ हैं, लेकिन उनकी भूमिका में थोड़ा सा चेंज आया है। धोनी इस बार कप्तान नहीं है, टीम के मेंटोर हैं। आज होने वाले वार्म अप मैच से पहले माही टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आए। ये तस्वीर भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। ये तस्वीर टीम इंडिया के लिए बूस्टर डोज की तरह है। इस एक तस्वीर में टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में कामयाब होने की गारंटी है। ये तस्वीर भारतीय टीम के साथ माही के कमबैक की गवाही है। आज होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया कल शाम पहली बार एक साथ मैदान पर उतरी, जहां टीम हडल से शुरू करते हुए ट्रेनिंग सेशन तक भारतीय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ तैयारियों में जुटे दिखे। लेकिन इस सेशन का सबसे बड़ा आकर्षण बनी एक खास शख्स की एंट्री। 2 दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी बार आईपीएल खिताब जिताने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया के साथ एक बार फिर मैदान पर कदम रखा और 2 साल बाद धोनी भारतीय टीम के ब्लू ट्रेनिंग किट में नजर आए। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टीम इंडिया और धोनी की तस्वीरें पोस्ट की। धोनी T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया के साथ मेंटोर के तौर पर जुड़े हैं। 2007 में अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियन बनाने वाले धोनी का 2 साल के बाद टीम इंडिया के साथ ये पहला दिन था। पूर्व भारतीय कप्तान 10 जुलाई 2019 को विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही टीम इंडिया से दूर चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पूरी तरह से विदाई दे दी थी और सिर्फ आईपीएल में ही अपना रंग दिखा रहे थे। 2013 के बाद से ही भारतीय टीम ने कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीता। खासतौर पर कप्तान विराट कोहली और रवि शास्त्री के कार्यकाल में 3 बार चूकने के कारण बीसीसीआई ने इस विश्व कप के लिए धोनी को टीम के साथ मेंटोर के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, जिसे पूर्व दिग्गज कप्तान ने स्वीकार कर लिया था। माही विश्व कप तक टीम के साथ रहेंगे। ड्रेसिंग रूम में धोनी की मौजूदगी टीम इंडिया की जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम में अच्छी खबरें परोसने के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जो जीवन में सीख भी देते हैं। देखिए आज का विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भरता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। उम्मीद है कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि हम दोनों कल एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे दिलचस्प इंटरेस्टिंग मेन्यू। तब तक गुड वाली स्माइल बनाकर रखिए।